क्या 1971 का इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है? रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर्स में अचानक सन्नाटा क्यों पसर गया है? आखिर कैसे पाकिस्तानी फौज सोती रह गई और जनरल आसिम मुनीर की नाक के ठीक नीचे 85% बलूचिस्तान रातों रात एक नया और आज़ाद मुल्क कैसे बन गया? खुजदार के उस खुफिया तहखाने के अंदर आखिर ऐसा कौन सा डर्टी गेम प्लान हो रहा था कि बलूच फिदाइनों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, खुफिया आतंकी संगठन आईएसआईएस और भारत के मोस्ट वांटेड लश्कर तैयबा के कमांडर्स को एक ही टेबल पर उड़ाना पड़ गया? और सबसे बड़ा सवाल, जिन बलूच लड़ाकों के पास में कभी पुरानी और जंग लगी बंदूकें हुआ करती थी, आज उनके हाथों में अमेरिकन और नेटो के वो घातक और हाईटेक वेपन्स कहां से आ गए जो सीधे पाकिस्तानी टैंकों को चीर के दे रहे? क्या कोई बड़ी ग्लोबल सुपर पावर पीछे से इस पूरे गेम को कंट्रोल कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम किसी थ्योरी या अफवाह की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की, उन फैक्ट्स और डेटा की जिसने इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% यानी लगभग आधा हिस्सा बलूचिस्तान है। लेकिन आज की तारीख के अंदर ये इलाका पाकिस्तान के गले की वो फांस बन चुका है जो ना सिर्फ निगला जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है। और अब दोस्तों, बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल सर्किल के अंदर भूचाल ला दिया है। उन्होंने दुनिया के सामने आकर के ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र देश है, यानी कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान के 85% इलाके के ऊपर अब पाकिस्तानी सेना का नहीं बल्कि बलूच रक्षा बलों का सीधा कंट्रोल है। एक नया राष्ट्रगान माँ चुकेन बालोचानी अपना लिया गया है, एक नया राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया है और सबसे बड़ी बात, बलोची फालूस नाम की एक नई करेंसी भी लागू करने की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट या खोखला दावा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है जिसे पाकिस्तानी मीडिया दुनिया से छिपाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। मीर यार बलूच का कहना है कि उनके पास में भले ही अभी फाइटर जेट्स या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स ना हो, लेकिन जमीन पर, खदानों पर और गैस फील्ड्स पर उनका पूरा कंट्रोल है। बलूचिस्तान के सोने और तांबे की खदानों, 150 से ज्यादा एक्टिव गैस फील्ड्स और 1200 से ज्यादा कोल माइंस के ऊपर अब बलूचों का कब्जा है। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक सीधा डेथ वारंट है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री और घरों के अंदर जलने वाली गैस इसी बलूचिस्तान के सुई इलाके से आती है। दोस्तों, अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान सिर्फ टूट करके दो हिस्सों में नहीं होगा बल्कि वो आर्थिक रूप से पत्थर युग के अंदर चलाया जाएगा, यानी कि पाषाण युग में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के अंदर असली ट्विस्ट और सबसे बड़ा सस्पेंस तो अभी बाकी है। आखिर बलूचों को इतनी ताकत मिल कहां से रही है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा है खुजदार शहर के एक खुफिया कंपाउंड में हुए उस खौफनाक हमले के अंदर, जिसने पाकिस्तानी डीप स्टेट के सबसे गंदे राज को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने बलूचिस्तान के खुजदार के अंदर एक ऐसा बड़ा और सुनियोजित आत्मघाती हमला किया है जिसने रावलपिंडी की नींद उड़ा दी है। यह हमला कोई आम हमला नहीं था दोस्तों, इसे बीएलए ने ऑपरेशन मुर्ग ए गदरान का नाम दिया है। दोस्तों, टारगेट था शफीक मेंगल का एक बेहद सुरक्षित और खुफिया कंपाउंड। शफीक मेंगल कोई आम इंसान नहीं है, वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पाला हुआ एक मोहरा है जो बलिस्तान में डेथ स्क्वाड चलाता है। दोस्तों, इसका काम है बलूच राष्ट्रवादियों, छात्रों और नेताओं का अपहरण करना, उन्हें टॉर्चर करना और उनकी लाशों को सुनसान इलाकों के अंदर फेंक देना, जिसे किल एंड डंप पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, उस रात खुजदार के उस तहखाने में जो मीटिंग चल रही थी उसकी डिटेल सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। उस खुफिया मीटिंग के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी अफसर नहीं बैठे थे,
दोस्तों उस टेबल पर बैठे हुए थे भारत के अंदर आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर तौबा के बड़े कमांडर्स, इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी कि ISIS के खूंखार आतंकी, अफगानिस्तान के कुछ भगोड़े लड़ाके और इन सब को लीड कर रहे थे ISI के अधिकारी। दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया को आतंकवाद पर ज्ञान देने वाला पाकिस्तान अपने ही घर में ISIS और लश्कर के साथ में बैठ करके क्या खिचड़ी पका रहा था। उनका प्लान था इन अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को इस्तेमाल करके बलूच आज़ादी के आंदोलन को बेरहमी से कुचलना, लेकिन BLA की मजीद ब्रिगेड को इसकी पक्की खुफिया भनक लग गई। एक फिदायीन ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी सीधे उस कंपाउंड के मेन गेट से टकरा दी। दोस्तों धमाका इतना ज्यादा भयंकर था कि बाहर की सुरक्षा चौकियां सेकंडों के अंदर राख हो गई और करीब 20 हथियारबंद गार्ड मौके पर ही मारे गए। इसके तुरंत बाद BLA के एलिट इलाके कंपाउंड के अंदर घुसे और जो भीषण गोलाबारी हुई उसमें करीब 34 लोगों की उन्होंने जान ले ली। इसके अंदर लश्कर के आतंकवादी, ISIS के कमांडर्स और ISI के पाले हुए गुंडे शामिल थे। दोस्तों इस एक हमले ने दुनिया के सामने चीख चीख करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सेना खुद ग्लोबल टेररिज्म का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाती है। जो गड्ढा पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के लिए खोदा था, आज वही आतंकी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के गले की हड्डी बन चुके हैं। कर्मा का ये पलटवार इतना ज्यादा भयानक है कि आज पाकिस्तान अपने ही पाले हुए सांपों से डसा जा रहा है। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि अचानक BLA के लड़ाके इतने घातक हो कैसे गए। जो बलूच युवा पहले पहाड़ों के अंदर छिप करके पुरानी राइफल से लड़ा करते थे, आज वो सीधे फ्रंट लाइन पर पाकिस्तानी आर्मी की एलिट कमांडो यूनिट्स को कैसे धूल चटा रहे हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की वो ऐतिहासिक गलती या फिर उनकी रणनीति जिसका फायदा आज बलूच उठा रहे हैं। दोस्तों साल 2021 के अंदर जब अमेरिका जल्दबाजी के अंदर अफगानिस्तान छोड़ करके भागा था तो वो पीछे से $7 बिलियन से ज्यादा के अत्याधुनिक वेपन छोड़ करके गया था। आज वही हाईटेक M16 असॉल्ट राइफल्स, M4 कार्बाइंस, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल इमेजिंग स्नाइपर्स और लेजर गाइडेड सिस्टम्स अफगानिस्तान के ब्लैक मार्केट में होते हुए सीधे बलूचिस्तान में पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी सेना के जवान आज भी रात के अंधेरे में पुराने वेपन्स के सहारे ही लड़ते हैं, जबकि बलूच लड़ाके रात के घुप अंधेरे में थर्मल इमेजिंग गॉगल्स पहन करके पाकिस्तानी सैनिकों को ऐसे हंट कर रहे हैं जैसे कोई वीडियो गेम चला रहे हों। दोस्तों हथियारों के इस भारी जखीरे ने गेम को पूरी तरह से पलट करके रख दिया है। इसके अलावा BLA अक्सर पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर कॉर्प्स के कैंपों के ऊपर हमला करके उनके वेपन्स का पूरा डिपो लूट लेता है। दोस्तों ईरान और बलूचिस्तान के बीच का जो दुर्गम बॉर्डर इलाका है, वहां से होने वाली हथियारों की स्मगलिंग को रोकना पाकिस्तानी सेना के बस की बात नहीं है। बलूचों ने अब गुरिल्ला वॉरफेयर से आगे बढ़कर के कन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स को अपना लिया है और यही वजह है कि पाकिस्तानी जनरल्स के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ दोस्तों हथियारों की नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानी सेना के अंदर इस वक्त जो बगावत सुलग रही है उसे दुनिया से छिपाने के लिए सख्त सेंसरशिप लगाई गई है। मीर यार बलोच का ये नया दावा कोई हवाई बात नहीं है कि पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स ने बलूच और पश्तून सैनिकों के इस्तीफे देने का सिलसिला तेजी के साथ में बढ़ा है। रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर्स में इस बात को लेकर के पैनिक है कि खुद उनकी अपनी फौज के जवान अपनी वर्दियां जला रहे हैं। पाकिस्तानी सेना मुख्य रूप से पंजाबी डोमिनेटेड है। दोस्तों बलूच और पश्तून सैनिकों को अब ये समझ में आ गया है कि रावलपिंडी के जनरल्स उनका इस्तेमाल अपने ही भाई बंधुओं का खून बहाने के लिए कर रहे हैं। जब फौज के अंदर ही धर्म और वफादारी के नाम पर दरार आ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को टूटने से नहीं बचा सकती है। 1971 के अंदर पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में भी ठीक यही हुआ था, जब बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत कर दी थी। आज 2026 के बलूचिस्तान में भी वही स्क्रिप्ट, वही नफरत, वही बगावत फिर से दोहराई जा रही है। और इस पूरी तस्वीर में एक बात बहुत बड़े और दोस्तों इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा ग्लोबल एंगल भी है और वो एंगल है चाइना का। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि चाइना के
अरमानों का भी सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनता जा रहा है। चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC के अंदर करीब $62 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया था और इसका सबसे अहम हिस्सा है बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट। दोस्तों, चाइना का सपना था कि वो ग्वादर के जरिए अरब सागर तक सीधी पहुंच बना लेगा और मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर अपना दबदबा कायम करेगा। चाइना की नजरें बलूचिस्तान की खदानों में दबे अरबों डॉलर के सोने, तांबे और दुर्गम खनिजों के ऊपर भी थी। लेकिन दोस्तों, चाइना का ये ड्रैगन बलूचिस्तान के उबलते लावे में पूरी तरह से झुलस रहा है। बलूच लोग चाइना को कोई निवेशक नहीं बल्कि एक लुटेरा मानते हैं। उनका साफ कहना है कि उनके ही संसाधनों को लूट करके पंजाब प्रांत को अमीर बनाया जा रहा है और बलूचों को सिर्फ गरीबी, विस्थापन और मौत मिल रही है। यही वजह है कि BLA की मजीद ब्रिगेड ने पिछले कुछ सालों के अंदर चाइनीज इंजीनियर्स और CPEC प्रोजेक्ट पर इतने भयंकर आत्मघाती हमले किए हैं कि आज चाइना के वर्कर्स वहां बिना बुलेट प्रूफ गाड़ियों और भारी मिलिट्री एस्कॉर्ट के एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। दोस्तों, मीर यार बलूच के 85% इलाके पर कब्जे के दावे का सीधा मतलब ये है कि चाइना का जो अरबों डॉलर का CPEC प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से ठप पड़ने की कगार पर आ गया है। बीजिंग लगातार इस्लामाबाद पर प्रेशर बना रहा है कि वो बलूचिस्तान के अंदर हालात को कंट्रोल करे, लेकिन दिवालिया हो चुका पाकिस्तान अब इस स्थिति में नहीं है कि वो इस भारी विद्रोह को सैन्य बल से कुचल सके। अब दोस्तों आते हैं भारत के ऊपर। आखिर सोचिए कि इस पूरे ग्लोबल गेम के अंदर भारत कहां खड़ा है, भारत का स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव क्या है। तो दोस्तों, दशकों तक पाकिस्तान ने कश्मीर का चूर्ण बेच करके अपनी जनता को बेवकूफ बनाया है। पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति सिर्फ कश्मीर और भारत के विरोध के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन आज भारत की मोदी सरकार ने एक ऐसी मजबूत, एग्रेसिव और साइलेंट डिप्लोमेसी का चक्रव्यूह रचा है कि पाकिस्तान उसके अंदर बुरी तरह से उलझ करके रह गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर हमेशा बलूचिस्तान के अंदर हो रहे मानवाधिकारों के हनन के भयंकर मुद्दों को उठाया है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खुलेआम बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का जिक्र किया था। वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो रावलपिंडी के लिए एक सीधा मैसेज था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत के पास में वो डिप्लोमेटिक लेवरेज मौजूद है जो पाकिस्तान की दुखती रग पर सीधा प्रहार कर सकता है। दोस्तों, भारत की कूटनीति देखिए। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तेजी से तीसरी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड लेवल पर है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स आसमान छू रहे हैं और ग्लोबल पोजीशनिंग ऐसी है कि अमेरिका से लेकर के रसिया तक हर सुपर पावर भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसने अपनी पूरी GDP आतंकवाद और नफरत की फैक्ट्री चलाने में फूंक डाली, वो आज IMF के सामने कटोरा लेकर के खड़ा है। पाकिस्तान के पास में आज अपनी सेना की गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं हैं। बलूच नेता भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और यही कारण है कि वो खुलेआम भारत को अपना दोस्त मानते हैं। वो जानते हैं कि 1971 में जिस तरह भारत ने अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ताकत से बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से मुक्ति दिलाई थी, आज भारत उनसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। बलूचों का भारत के प्रति यह विश्वास कोई हवा में नहीं है, ये भारत की उस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का परिणाम है जहां भारत अपने राष्ट्रीय हित के लिए किसी भी मंच पर किसी की भी आंखों के अंदर आंखें डाल करके ये बात कह सकता है। दोस्तों, बलूच नेताओं का ये बयान है कि वो अपने आज़ाद बलूचिस्तान की ज़मीन, समुद्री तट या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना को पड़ोसी देशों यानी कि भारत और ईरान के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए नहीं करने देंगे। दोस्तों, नई दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कंफर्ट है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलता है तो भारत के पश्चिमी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की आधी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का वो गुरूर, वो परमाणु ब्लैकमेलिंग की नीति जिससे वो पूरी दुनिया को डराया करता था, वो हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी के एक और अहम पहलू को डिकोड करते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो है ईरान और अफगानिस्तान का एंगल। ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत सीधे पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में भारी अविश्वास है।
ईरान लगातार आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसके खिलाफ सुन्नी आतंकी गुटों को पनाह देती है। दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पर मिसाइल और ड्रोन हमले तक हो चुके हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अफगानिस्तान में बैठा तालिबान है। भले ही बीएलए एक सेक्युलर राष्ट्रवादी संगठन है और तालिबान एक कट्टरपंथी इस्लामिक समूह, लेकिन कूटनीति के अंदर एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोनों का साझा दुश्मन पाकिस्तानी सत्ता है और यही वजह है कि तालिबान भी पाकिस्तानी सेना को खून के आंसू रुलाने वाले तहरीक-ए-तालिबान यानी कि टीटीपी और बलूच गुटों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा था। दोस्तों आज पाकिस्तान तीन तरफ से घिर चुका है। पूर्व में भारत की तरफ मजबूत सीमा, पश्चिम में तालिबान का खौफ, दक्षिण पश्चिम के अंदर ईरान का गुस्सा और अपने ही घर के अंदर बलूचों का सबसे बड़ा विद्रोह और ऊपर से पीओके के अंदर जो कुछ आप देख पा रहे हैं वो अपने आप में एक अलग ही लेवल का मामला है। आज पीओके की जनता उसी पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है जिसने कभी उसे हथियार थमाए थे। दोस्तों आम लोगों के लिए ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ किसी दूसरे देश की अंदरूनी लड़ाई नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा मुद्दा भी है। जो पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत भारत के अंदर आतंकवाद को भेजने के अंदर लगाया करता था, आज उसकी पूरी फौज अपने ही देश के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भागी मारी फिर रही है। जब किसी आतंकी देश का इस तरह से इंटरनल कोलैप्स होता है तो वह पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को बदल करके रख देता है। पीओके के नेता भी आज खुलेआम पाकिस्तानी सेना को ललकार रहे हैं कि कश्मीर की आज़ादी का चूर्ण अब पुराना हो चुका है, पहले अपने घर को बचा लो। मीर यार बलूच का 2026 का ये डेथ अल्टीमेटम कोई मामूली धमकी नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि 2026 के आखिरी तक 5 लाख कर्मियों का उनका बल पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेना को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेगा। दोस्तों क्या ये मुमकिन है? तो दोस्तों मिलिट्री एनालिस्ट मानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियर पावर देश का टूटना रातों रात तो नहीं हो सकता है। पाकिस्तानी फौज के पास में आज भी फाइटर जेट्स हैं और भारी तोपखाना है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी देश की जनता के दिलों से डर निकल जाता है और वो आज़ादी के लिए मरने को तैयार हो जाती है तो दुनिया की कोई भी फौज उन्हें रोक नहीं सकती है। अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान के अंदर यही सबक मिल भी चुका है। आज पाकिस्तानी फौज अपनी ही बलूचिस्तान के अंदर यही सबक सीख रही है। दोस्तों मानसिक रूप से पाकिस्तान बलूचिस्तान को हार चुका है। खुजदार का हमला सिर्फ एक ट्रेलर था। जिस तरह से आईएसआईएस और लश्कर के साथ में आईएसआई की सांठगांठ का पर्दाफाश हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब पाकिस्तान पर लगे इस आतंक के ठप्पे को इग्नोर नहीं कर सकता है। अगर आने वाले टाइम के अंदर पश्चिमी देशों या फिर भारत जैसे मजबूत पड़ोसियों से बलूच नेताओं को कूटनीतिक या मॉरल सपोर्ट भी मिल जाता है तो पाकिस्तान के टुकड़े होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों चाइना के अरबों डॉलर का डूबना तय है और 80 मुनीर की फौज का वो घमंड चकनाचूर होना तय है जिसने दशकों तक इस इलाके के अंदर आग लगाई है। भारत का विजन बिल्कुल क्लियर है। मोदी सरकार ने सीमाओं को इतना ज़्यादा सुरक्षित और इकोनॉमी को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान का कोई भी हथकंडा अब काम नहीं आने वाला। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाने वाले देशों का हश्र क्या होता है। आज भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का सेंटर बन रहा है, सेमीकंडक्टर हब बन रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही नागरिकों के ऊपर बम बरसा रहा है। दोस्तों ये सिर्फ दो देशों की तुलना नहीं है, ये दो अलग अलग रास्तों का नतीजा है। एक रास्ता विकास और राष्ट्रवाद का है और दूसरा रास्ता आतंकवाद और नफरत का है। अब जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान के वजूद का आखिरी पन्ना लिख रहा है। दोस्तों 1971 में जो काम भारतीय सेना के शौर्य ने किया था, आज वो काम पाकिस्तान के अपने ही कर्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान का ये सुलगता हुआ ज्वालामुखी फटने के लिए बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जब ये फटेगा तो इसका लावा इस्लामाबाद की सत्ता को राख में मिला देगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के अलग होने से पीओके को वापस लेने के अंदर और ज़्यादा आसानी हो जाएगी भारत के लिए? क्या पाकिस्तान सच में 2026 के आखिर तक टूट जाएगा? अपनी बेबाक राय ज़रूर लिखें, साथ ही बताएं कि इस पाकिस्तान का क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों।